नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार वर्मा आज बायोलॉजी क्लास 10th का तीसरा अध्याय का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। परिवहन का तीसरा भाग है। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे पादपों में परिवहन का अध्ययन किया था। पिछले जो पादपों में परिवहन था उसका 2 वीडियो हमने बनाकर आप लोग को दिया। आज तीसरा वीडियो है जंतुओं में परिवहन पर। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। जंतुओं में परिवहन किसे कहते हैं, क्या है जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन्स तथा अन्य उपापचयी क्रिया के दौरान उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाने की क्रिया को जंतुओं में पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। तो इसको अच्छा से समझेंगे। जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पोषक तत्व, हार्मोन्स तथा अन्य उपापचयी क्रिया के दौरान उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जंतुओं में पदार्थों का परिवहन कहते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले याद करने का क्या ट्रिक है वो देख लेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग लेते हैं, जंतुओं में जो सबसे पहले क्रिया होता है हम लोग श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। दूसरे का सबको याद रहेगा कि ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रहेगा। पोषक तत्व में क्या होता है, फास्फोरस हो जाता है, सोडियम हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, लोहा हो जाता है, इत्यादि इत्यादि पदार्थ होते हैं। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं तथा अन्य उपापचयी क्रिया। अन्य उपापचयी क्रिया क्या होता है, जैसे हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, भोजन करते हैं तो उसमें पाचन होता है। तो पाचन क्रिया जो होता है, पाचन क्रिया के दौरान कुछ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज निकलते हैं, इत्यादि निकलते हैं, वसा निकलता है, प्रोटीन निकलता है। और कुछ हानिकारक पदार्थ भी निकलते हैं जैसे यूरिन के द्वारा निकलता है, और कुछ पसीना के द्वारा निकलता है, तो हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो उसे उपापचयी क्रिया के दौरान कहते हैं। तो उपापचयी क्रिया के दौरान विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाने की क्रिया। एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे पहुंचाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन हम लोग श्वसन करते हैं ऑक्सीजन, तो वह पहले फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में वह हेमोग्लोबिन से घुलकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब जब कोशिका तक पहुंचता है तो वहाँ क्या होता है, कोशिकाओं से क्या, तो कोशिकाओं में जैसे ही पहुंचता है ऑक्सीजन छोड़ देता है हेमोग्लोबिन को, और हेमोग्लोबिन के साथ क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर शिरा के द्वारा कहाँ पहुंचता है, हृदय में, हृदय से फेफड़ा में, और फेफड़ा में फिर जो होता है रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड नासिका छिद्र के द्वारा बाहर आता है। तो उस तरीक़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो गया। पोषक तत्व जो हम लोग खाने में खाते हैं वो पोषक तत्व कहाँ जाता है, कुछ हड्डियों में जाता है, कुछ ब्लड में जाता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों में चला जाता है, कुछ जो लोहा होते हैं वो ब्लड में चला जाता है, इत्यादि। इस प्रकार जंतुओं में परिवहन होता है। इन सभी जो तंत्र पहुंचाने का काम करते हैं उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र में कौन कौन भाग लेते हैं, इससे तंत्र कौन कौन सा परिवहन भाग लेता है, कौन सा तंत्र परिवहन में भाग लेता है। तो सबसे पहले रक्त, देखिए रक्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हृदय। हृदय के बाद क्या आया, तो भेंस, जो शिरा और धमनी होता है, शुद्ध रक्त को धमनी ले जाता है और अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, शिरा ले जाता है। तो 3 हुए। तो उस सभी को क्या कहा जाता है, परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी तंत्रों को परिवहन तंत्र कहते हैं। तो जंतुओं में 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, परिवहन तंत्र होते हैं। जंतुओं में कितने प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा लसिका तंत्र होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रक्त परिवहन तंत्र को। रक्त परिवहन तंत्र में कौन कौन सा भाग लेते हैं, रक्त लेते हैं, अभी बताया हमने बताया कि रक्त लेता है, हृदय लेता है, और रक्त वाहिनियाँ मिलकर रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है।
रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। चलिए, रक्त, सबसे पहले रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हृदय, उसके बाद वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ। तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ के बारे में अध्ययन करते हैं, रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं। लाल रक्त गाढ़ा क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। आप लोग पता होगा कि 7 से अधिक जो पीएच मान वाले होते हैं उसको क्षारीय कहा जाता है और 7 से कम वाले को अम्लीय कहा जाता है। तो यहाँ पे और 7 वाले को उदासीन कहा जाता है। तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, उदासीन होता है। और इसी प्रकार से जो रक्त का पीएच मान है 7.4 है, इसका मतलब है कि यह क्षारीय है। तो रक्त लाल रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक घुले रहने के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में होता है, इसी के कारण रक्त का लाल जो रंग जो होता है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो लाल रक्त किसके कारण, लाल जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है लाल, वो किसके कारण होता है? तो वो लोहा के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल होता है? लोहा के कारण होता है, फेरस के कारण होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, कौन कौन? प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग होता है और बाकी जो बचे वो रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं होती है। तो कितना बचा? 45% भाग बचा। तो सबसे पहले प्लाज्मा जो 55% है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, वो कैसा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा कैसा रंग का है? पीला रंग का होता है। तो चिपचिपा द्रव है पीले रंग का। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण तथा 0.18% ग्लूकोज तथा 0.5% वसा और शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो आप लोग जान गए कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो जल 90% होता है, प्रोटीन 7% होता है, उसके बाद अकार्बनिक लवण जो होते हैं 0.9% होते हैं, कुछ ग्लूकोज पाए जाते हैं जिसमें 0.18% होते हैं और 0.5% वसा पाया जाता है और शेष जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो चलिए, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं, अभी बताया हमने कि 7% प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन निम्न प्रकार के हैं, इसमें कौन कौन है? तो फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है और हिपैरिन है। ये तीनों जो प्रोटीन हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो रक्त को थक्का बनने में सहायता करते हैं। रक्त को थक्का बनने में सहायता कौन कौन करता है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। 3 गो प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है, तो तीनों ऑप्शन होंगे, तो इनमें सभी मारिएगा। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। कहा जाता है कि जब रक्त ब्लड बहता है शरीर से तो वह जम जाता है, तो उसमें से क्या होता है? फाइब्रिनोजेन जो होता है प्लाज्मा से अलग हो जाता है और वही फाइब्रिनोजेन जब प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो वही प्लाज्मा का शेष भाग जो होता है वही क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। रहित मतलब नहीं रहता है, जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नहीं रहता है उसी को सीरम कहते हैं। चलिए, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है,
लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं जिसको WBC बोला जाता है, और तीसरा जो है वो रक्त पट्टिकाणु है। यहाँ पे छूटा हुआ है कुछ, रक्त पट्टिकाणु होगा यहाँ पे, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं तीसरे नंबर पर है। अब चलते हैं बारी बारी से तीनों का अध्ययन करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप लोग को पढ़ाया जा चुका है अभी जस्ट बताए हैं हम कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के जो एक अणु होता है वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं को घुलाने की क्षमता रखता है। कितने अणु को घुलाने की क्षमता रखता है, 4 अणु को घुलाने की क्षमता रखता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन जब पहुंचता है, जैसा है हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेता है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। जब फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है तो वह हीमोग्लोबिन वर्णक से घुल जाता है। हेमोग्लोबिन वर्णक से क्या होता है, घुल जाता है, और घुलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। और जब वहाँ से घुलकर रक्त जो होता है कहाँ चला जाता है, हृदय में चला जाता है। हृदय से कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न भागों के विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचता है। हृदय से विभिन्न भागों के विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचता है। कौन, रक्त पहुँचता है। तो जो कोशिकाओं पहुँचता है वो किस विधि से पहुँचता है, विसरण विधि से पहुँचता है। किस विधि से पहुँचता है, विसरण विधि से पहुँचता है। जब वहाँ कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन पहुँचता है यानी रक्त पहुँचता है, तो वहाँ पे पहुँचते ही ऑक्सीजन जो होता है हेमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। ये कैसे अलग होता है, क्यों अलग होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन अगले भाग में करेंगे, हृदय वाले चैप्टर में। अगला भाग जो मैं पढ़ाऊँगा वह हृदय का पढ़ाऊँगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं और कैसे कार्य करता है, कैसे पंपिंग करता है ब्लड को, वो सारा चीज़ हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन अलग होता है कोशिकाओं में, वह हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड संयोग कर क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जैसे मतलब ऑक्सीजन अलग हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल गया हेमोग्लोबिन में, और क्या बनाया, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन रक्त बना लेता है कोशिकाओं में, तो वह भिन्न भिन्न कोशिकाओं से, अब कोशिकाओं से वहाँ आने के लिए कोई तो रास्ता होगा, तो क्या है, शिरा। यहाँ से ले जाने के लिए क्या था, धमनी। विभिन्न कोशिकाओं से हृदय में पहुँचता है, किसके द्वारा, शिरा के द्वारा। और हृदय से जब पंपिंग होता है रक्त का, तो वह क्या करता है, फेफड़ा में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड को हेमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। जैसे ही फेफड़ा में पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हेमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम लोग समय समय पर श्वास के द्वारा, नासिका छिद्र के द्वारा छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नोट में लिखा हुआ है, मनुष्य तथा ममेलिया वर्ग के जंतुओं के रक्त में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लाल रक्त में। मनुष्य तथा ममेलिया वर्ग के जंतुओं के रक्त में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, लाल रक्त में। श्वेत रक्त में पाया जाता है। चलिए अब श्वेत रक्त के बारे में जानेंगे, WBC। यहाँ लिखा हुआ है, इसका आकार निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, सॉरी, इसका आकार क्या है, अनिश्चित होता है, तथा इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। यह रोगाणुओं से शरीर को रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, रोगाणुओं से, यानी कि रोग प्रतिरक्षक तंत्र का काम भी करता है। चलिए रक्त पट्टिकाणु, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स तीसरा था, रक्त पट्टिकाणु ब्लड प्लेटलेट्स, इसका कार्य क्या है।
यह रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। यह रक्त को क्या चीज़ बनने में सहायता करता है? थक्का बनने में सहायता करता है। आप लोग 3 प्रोटीन के नाम जाने थे जो रक्त को थक्का बनने में सहायता करता था, और एक ये भी है जो रक्त पट्टिकाणु जिसको बिंबाणु कहा जाता है या थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, यह भी रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। तो वह 3 प्रोटीन कौन कौन से थे आप लोग पढ़े थे? तो हिपैरिन था, प्रोथ्रोम्बिन था, और क्या था? हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन था। तो चलिए ये आज आप लोग पढ़े रक्त पट्टिकाणु, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, उससे पहले रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा इत्यादि के बारे में आज हम लोग अध्ययन किए। यानी कि जंतुओं, मुख्य रूप से क्या अध्ययन किए? जंतुओं में परिवहन कैसे होता है और किस किस चीज़ का परिवहन होता है और कौन कौन से भाग लेते हैं इसमें पार्ट्स। तो चलिए अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे हृदय में, हृदय की क्रिया विधि को समझेंगे कि कैसे क्रिया करता है, कैसे काम करता है हृदय हमारा, कितने चैम्बर होते हैं, कितने बल्ब होते हैं, इत्यादि का अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।